हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम मेंसुरेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ट्राइंगल्स रिलेटेड ट्रिक्स देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले अगर मैं आपको एक ट्राइंगल दे दूं एंड इसका नाम है ए बी एंड सी, एंड मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ इसका एल्टीट्यूड, ठीक है, और इसकी लेंथ है एच। अब अगर मैं आपसे बोलूँ इस ट्राइंगल का एरिया मुझे निकाल के बताओ, तो आप बता दोगे आसानी से, हाफ बेस इनटू हाइट, राइट। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप सोच रहे होंगे मैं क्या बता रहा हूँ। अब सपोज करिए मैं आपको बेस और हाइट ना बताऊँ, कोई एक ट्राइंगल है जिसमें मुझे बेस और हाइट नहीं दी हुई है, सिर्फ साइड्स दी हुई हैं ए बी एंड सी। अब बताओ, अब इसका एरिया बता सकते हो? अब ये भी आप में से कुछ लोग बता पा रहे होंगे। आप सबसे पहले क्या निकालोगे? एरिया निकालने के लिए आप निकालोगे सबसे पहले सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? सेमी पेरीमीटर होता है, पहले पेरीमीटर निकालो इस ट्राइंगल का, साइड ए प्लस साइड बी प्लस साइड सी डिवाइड बाय 2। ये करने से आपको एस निकल के आ जाएगा सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर आ गया तो अब एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया बराबर हो जाएगा अंडर रूट में सेमी पेरीमीटर, फिर फर्स्ट ब्रैकेट में सेमी पेरीमीटर में से ए माइनस कर दो, फिर इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस बी, फिर इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस सी। ये करने से आपका एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकल कर आ जाएगा। इसे कहते हैं हेरॉन्स फार्मूला। अब सपोज करिए मैंने सिर्फ आपको साइड्स दी हुई हैं ट्राइंगल में, ए बी सी, एंड ये ए, ये बी एंड ये सी, और मैंने आपको इनमें से सिर्फ दो साइड्स दी हुई हैं और एक एंगल दे दिया है, मान लीजिए, और वो एंगल है ए, ठीक है। एंगल ए मैंने आपको दे रखा है। मैंने आपको साइड सी दी है, साइड बी दी है, ए नहीं पता और एंगल ए पता है। अब इसका एरिया निकाल के बता सकते हो? हाँ, बता सकता हूँ। एरिया हो जाएगा हाफ, जो दो साइड्स दी हैं वो लिख दो, बी इंटू सी इंटू इन दोनों के बीच बनने वाला जो एंगल है ना उसका साइन, साइन ए, ये ए एंगल मान लो। तो ये भी आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल दे देगा। सो ये थे कुछ तरीके ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। अब सपोज करिए कि एक ट्राइंगल है जिसमें सारे जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो 60 डिग्री के हैं। ऐसे ट्राइंगल को हम लोग क्या कहते हैं जनरली? बताइए जल्दी। इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। अब ऐसे ट्राइंगल का एरिया मुझे निकालने को बोल दिया तो मैं कैसे निकालूंगा? √3/4 इंटू साइड यानी कि ए का स्क्वायर। तो ये करने से इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकल के आ जाएगा। अच्छा ठीक है, रुक जाओ एक सेकंड। अब एरिया तो निकाल दिया, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एल्टीट्यूड निकाल के बताओ मुझे, हाइट जो होगी, तो वो कैसे निकालोगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में √3/2 इंटू साइड आप करोगे तो आपका एल्टीट्यूड निकल के आ जाएगा। ओके, अब अगर मैं नेक्स्ट आपको कोई भी रैंडम 3 नंबर दे दूं ए बी सी, और मैं आपसे पूछूं कि क्या ये तीनों मिलकर किसी ट्राइंगल को बना पाएंगे, तो आप कैसे पता करोगे? तो ट्राइंगल के केस में ना एक प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यानी किन्हीं भी दो साइड का सम करो तो वो थर्ड से बड़ा होना चाहिए। यानी ए प्लस बी करोगे तो वो ग्रेटर देन सी होना चाहिए, बी प्लस सी करोगे तो वो ग्रेटर देन ए होना चाहिए, और सी प्लस ए करोगे तो वो ग्रेटर देन बी होना चाहिए। अगर ये तीनों केस फॉलो हो रहे हैं तो यस, ये तीनों मिलकर एक ट्राइंगल बना सकते हैं, ठीक है। एक और दूसरा केस होता है कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। यानी कि ए माइनस बी करोगे आप तो वो लेस देन थर्ड साइड से होगा, बी माइनस सी करोगे तो वो लेस देन ए होगा, और या फिर सी माइनस ए करोगे तो वो लेस देन बी होगा। तो ये दो कंडीशंस हैं टोटल। इनकी हेल्प से आप बता सकते हो कि कोई भी 3 रैंडम गिवन नंबर्स या साइड्स की लेंथ ट्राइंगल बनाएंगे या नहीं। ओके, अब कोई एक ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स जो हैं वो बराबर हैं। सपोज करिए ये एक ट्राइंगल है जिसमें साइड ए बी और साइड ए सी बराबर है, ठीक है, ए लेंथ की है, और साइड बी सी जो है इसकी लेंथ बी है। तो ऐसे ट्राइंगल को हम कहते हैं आइसोसेलेस। आइसोसेलेस यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, दो आर्म्स जो हैं, दो लेंथ जो हैं वो इक्वल हो, तो इसको कहते हैं आइसोसेलेस। अब इसका एरिया कैसे निकालते हैं? तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना है? एरिया विल बी b/4 अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस b²। बस इतना सा आपको कर देना है तो इसका एरिया निकल के आ जाएगा। अब सपोज करिए कि ये एक ट्राइंगल है, ये इसकी साइड ए बी हो गई और ए सी। अब मान लीजिए ए बी का जो मिड पॉइंट है इसको मैंने डी नाम दिया, और ए सी का जो मिड पॉइंट है इसको मैंने ई नाम दिया। अब अगर मैं डी को ई से जोड़ दूं, यानी दोनों मिड पॉइंट्स को आपस में जोड़ दूं, तो ये जो लाइन बनी है ना डी ई, ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि जो डी ई है ये पैरेलल होगी किससे? बी सी से, और ये जो डी ई है ना ये हाफ होगी बी सी की। सो ये भी प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की। अब नेक्स्ट, ये जो ट्राइंगल है ना हमारा ए बी सी, इसकी जितनी भी साइड्स हैं उन सब का अगर मैं मिड पॉइंट लूँ, ठीक है, इसका मिड पॉइंट ये हो गया, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, ए बी का मिड पॉइंट मान लो डी, बी सी का ई और ए सी का एफ। अब अगर मैं सारे वर्टाइसिस को मिड पॉइंट से मिला दूँ
तो ये जो 3 लाइनें बन के आई हैं ना, ये जो तीनों लाइनें हैं, ये जो 3 लाइनें बन के आई हैं ना, BFCD AE, इनको कहा जाता है मीडियन। क्यों? क्योंकि ये जो लाइंस है ना, ये जो बेस है, ये जो अपोजिट साइड होती है BC, इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। ऐसे ही ये भी 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है, क्योंकि पॉइंट E क्या था, मिड पॉइंट था BC का, है ना। तो इस लाइन को कहते हैं मीडियन। और जिस पॉइंट पर ट्राइंगल के तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं आपस में, उस पॉइंट को कहा जाता है सेंट्रॉइड। ट्राइंगल का वो पॉइंट जिस पे तीनों मीडियन आके मीट करते हैं उसको कहते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है। और ये जो सेंट्रॉइड होता है ना, ये सेंट्रॉइड अगर नीचे से ऊपर हम देखें तो यहाँ पर सेंट्रॉइड है ना। तो ये जो ऊपर वाली लेंथ है और ये जो नीचे वाली लेंथ है, अगर इन दोनों को हम रेशो करें, ऊपर वाली लेंथ और नीचे वाली लेंथ, तो ऊपर वाला हिस्सा होता है 2 और नीचे वाला होता है 1, यानी ये टोटल लाइन 3 होती है। तो ए और जो सेंट्रॉइड है पॉइंट, उसको जी नाम दे देते हैं। तो AG कितना होगा 2 और GE कितना हो जाएगा, GE 1 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो किसी ट्राइंगल में सेंट्रॉइड बना दिए हैं, ठीक है, ये सेंट्रॉइड हो गया हमारा। अब इधर प्रॉपर्टी कौन सी फॉलो होगी, ये ABC, ये हो गया DEF। अब यहाँ सेंट्रॉइड के केस में हम प्रॉपर्टी के फॉलो कराएंगे। हमें पता है कि AG कितना होगा, AG अपॉन GD विल बी इक्वल टू CG अपॉन GE एंड दैट इज इक्वल टू BG अपॉन GF एंड दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन 1। AG वाला हिस्सा जो ऊपर का हिस्सा होता है वो 2 होता है, नीचे वाला 1 होता है। ऐसा सभी मीडियंस के साथ होगा। तो ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है सेंट्रॉइड के केस में। सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी फॉलो होती है सेंट्रॉइड के केस में, 3 टाइम्स ऑफ साइड्स का स्क्वायर अगर हम लें, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द मीडियंस, AD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी फॉलो होती है सेंट्रॉइड के केस में। अब मान लो मेरे पास ये ट्राइंगल है ABC, इसमें ये जो 2 साइड्स हैं AB का मिड पॉइंट ये रहा D, BC का मिड पॉइंट E और AC का मिड पॉइंट F। इन तीनों को अगर मैं मिला दूं तो ये एक छोटा ट्राइंगल बना। अब ये जो पूरा बड़ा ट्राइंगल था ना ABC, अब फोकस करके देखना, ये जो बड़ा ट्राइंगल था ABC और ये जो मैंने बीच में DEF बना दिया है, तो DEF ने ABC के 4 टुकड़े कर दिए हैं, 1 2 3 4, और चारों आपस में बराबर हैं। ये बात ध्यान देने वाली है। तो अगर मैं आपसे बोल दूं कि एरिया निकाल के बताओ DEF का, तो आप बोल दोगे DEF का एरिया होगा 1/4 ऑफ एरिया ऑफ बड़ा वाला ट्राइंगल ABC। तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ फॉलो होती है। अब सपोज करिए मेरे पास 2 ट्राइंगल थे, एक ये और एक ये, ठीक है। अब मैंने बोला कि मुझे इस ट्राइंगल का पेरीमीटर पता है P1, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर पता है P2, ठीक है। और मैंने उनका रेशो निकाल दिया, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू x/y, ये रेशो निकाल दिया। अब मैं आपसे बोल दूं कि मुझे एरिया का रेशो बताओ, पहले वाले ट्राइंगल का एरिया डिवाइड बाय दूसरे वाले ट्राइंगल का एरिया, ये रेशो कितना होगा। तो अब आप कैसे बताओगे, तो ये बताने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर कर दो, x² अपॉन y²। तो अगर पेरीमीटर का रेशो पता है तो एरिया का रेशो पता करने के लिए बस पेरीमीटर के रेशो का स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब इसका सपोज करो उल्टा होता, अगर मेरे पास 2 ट्राइंगल हैं और मुझे दोनों के एरिया का रेशो पता है, इसका एरिया पता है, इसका एरिया पता है, और वो है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू x/y। एरिया का रेशो पता है। अब मुझसे बोल दिया कि पेरीमीटर का रेशो बताओ। पेरीमीटर का रेशो मैं कैसे निकालूं, एरिया का रेशो अगर पता है तो बस इसका अंडर रूट कर देना है आपको, √x अपॉन √y, तो आपको पेरीमीटर का रेशो निकल के आ जाएगा। पेरीमीटर का जो रेशो है वही इन दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स का भी रेशो होगा, साइड ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्राइंगल 2। अब ट्राइंगल के केस में आपने सुना होगा कई बार कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो 2 एंगल होते हैं जो आपस में मिलकर 90 डिग्री बना देते हैं टोटल, ठीक है। ऐसे एंगल्स को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। फिर कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जो आपस में मिलकर 180 क्रिएट कर देते हैं, तो ऐसे एंगल को सप्लीमेंट्री कहते हैं। नेक्स्ट, अब हमारा प्यारा राइट एंगल ट्राइंगल आ जाता है। अगर किसी ट्राइंगल में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का है तो उस ट्राइंगल को कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, जैसे कि हमारा A, B और C, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पे मैंने बीच में एक ये लाइन बना दी D, और ये जो D है ये एकदम बीचों बीच में कट कर रही है BC को, हाइपोटेनियस को। अब मुझसे पूछ लिया एग्जाम में कि निकाल के बताओ AD की लेंथ कितनी है, तो AD इज इक्वल टू हाउ मच। AD निकालने के लिए मुझे एग्जाम में दे देगा वो AC और एग्जाम में दे देगा AB। तो AD क्या होगा, AD होगा AC इंटू AB अपॉन हाइपोटेनियस BC। ये करके मैं AD निकाल दूंगा। अब मुझसे वो पूछ लेगा कि निकाल के बताओ BD कितना होता है।
अगर उसने आपसे बी डी पूछ लिया तो आपको क्या करना है, बी डी अगर पूछ लिया तो ए बी का स्क्वायर डिवाइड बाय आपको कर देना है हाइपोटेनियस बी सी। ठीक है, सिमिलरली अगर उसने आपसे पूछ लिया मुझे निकाल के बताओ सी डी, सी डी पूछ लिया है तो सी डी के बाजू वाली साइड लेंगे हम ए सी का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, और इस केस में एक और प्रॉपर्टी फॉलो होती है कि बी डी जो है बी डी इंटू सी डी दिस इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी भी इस केस में फॉलो होती है। अब नेक्स्ट मान लीजिए आपको एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल दिया है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल यानी कोई भी एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एंगल्स जो है वो 90 डिग्री से छोटे हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए हमारा ट्राइंगल है जिसमें एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हैं। इसमें मान लीजिए आपको एक ये दिया है परपेंडिकुलर वर्टेक्स ए से बेस बी सी पर। ठीक है, ये डी। अब इस केस में एक प्रॉपर्टी फॉलो होगी कि ए सी जो सबसे बड़ी वाली लेंथ होगी ना, ए सी सबसे बड़ी वाली लेंथ, ये साइड बड़ी होगी ये साइड छोटी होगी कंपैरेटिवली। ठीक है, तो बड़ी वाली साइड ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी डी इंटू बी सी। ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी। ठीक है, सेम केस आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में। कोई ट्राइंगल है जिसमें एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री से ज़्यादा, जैसे ये एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा, तो ये ट्राइंगल हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब इसमें मान लीजिए ए बी एंड सी, यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे इस तरह से, ये सपोज करिए 90 डिग्री पर कंस्ट्रक्शन किया हमने, ये पॉइंट आ गया डी। तो इस केस में क्या होगा ना, इस केस में हमारे पास बड़ी वाली साइड ए सी, सो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स बी डी, 2 टाइम्स ऑफ बी डी इंटू बी सी, बी सी। सो ये वाली प्रॉपर्टी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में फॉलो होगी, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब एक और प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, अपोलोनियस थ्योरम, इसमें क्या बोलता है कि सपोज करिए एक ट्राइंगल है हमारे पास, दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी, और यहाँ पे एक इसका आ गया मीडियन। ठीक है, ये मीडियन होगा यानी बेस को 2 बराबर हिस्सों में बांट देगा। अगर ऐसा होता है तो यहाँ अपोलोनियस थ्योरम लग जाएगी। अपोलोनियस थ्योरम क्या कहती है, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर। तो ये है अपोलोनियस थ्योरम। अब नेक्स्ट आता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगर कोई ट्राइंगल है, दिस इज आर ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पर ये एंगल ए है। सपोज करिए हमने एक बाइसेक्टर बनाया जिसने इस एंगल को 2 हिस्सों में काट दिया और दोनों हिस्से ही बराबर हैं एंगल के, तो कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होगी, ए बी अपॉन, यहाँ सपोज करिए डी है, ए बी अपॉन बी डी विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी। तो ये प्रॉपर्टी एंगल बाइसेक्टर के केस में फॉलो होगी। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए 2 पैरेलल लाइंस हैं और इनके बीच में 2 ट्राइंगल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, पहला ट्राइंगल ये और सेकंड ट्राइंगल ये, 2 पैरेलल लाइंस के बीच में कोई भी अगर 2 ट्राइंगल्स एग्जिस्ट करते हैं और उन दोनों का बेस जो है वो कॉमन है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया जो होगा वो इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी पैरेलल लाइंस वाले केस में हो गई फॉलो। अब इसके बाद साइन रूल को पढ़ते हैं हम, है ना। किसी भी ट्राइंगल में साइन रूल और कोसाइन रूल बड़े काम की चीज़ होती है। जब कहीं से कुछ समझ में ना आए और हमें प्रॉपर्टीज़ पता करनी हो डायमेंशन से, तो हम साइन रूल या कोसाइन रूल यूज़ कर सकते हैं। सपोज करिए हमारा ट्राइंगल हो गया। अब पहले मैं साइन रूल बताता हूँ आपको। साइन रूल क्या कहता है कि ए के अपोजिट कौन सा एंगल होगा, साइन ए, तो ए साइड के नीचे साइन ए। फिर मैं आता हूँ बी साइड के अपोजिट कौन सा एंगल होगा, बी, तो बी साइड के अपॉन में साइन बी, ये इक्वल होगा। अब मैं सी साइड पे आता हूँ, सी के अपोजिट कौन है, सी वाला एंगल, तो उसका साइन सी। तो साइड अपॉन में साइन लेना है उस एंगल का जो इस वाली साइड के अपोजिट है, तो ये कहलाता है साइन रूल। अब ऐसे ही होता है कोसाइन रूल को हम स्टडी करते हैं। तो कोसाइन रूल क्या कहता है, मान लीजिए मुझे ये वाला एंगल पता करना है, तो मैं लिखूंगा कॉस ए इक्वल टू, ये वाला पता करना है ना, तो इसके लेफ्ट और राइट देखो कौन है, बी और सी,
तो b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, अपोजिट कौन है, माइनस a का स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा, ये जो आजू बाजू वाले थे ना यही आ जाएंगे 2bc। अब मान लो मुझे cos b पता करना है, cos b पता करना है, तो इसके लेफ्ट और राइट कौन है, ac, तो a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस अपोजिट कौन है b, तो b का स्क्वायर, अपॉन में कौन आ जाएगा, आजू बाजू वाले यानी 2ac। ऐसे ही मैं c का भी पता कर सकता हूँ। तो ये होगा साइन रूल और कोसाइन रूल। अब सपोज करिए कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई एक ट्राइंगल हो और उसके अंदर एक ऐसा सर्कल हो जो उसकी तीनों साइड्स को टच करता हो। बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसे सर्कल को हम कहते हैं इन सर्कल, ठीक है। इन का मतलब अंदर और सर्कल, तो किसी ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल है उसे कहते हैं इन सर्कल। अब इस इन सर्कल का जो रेडियस होता है ना उसे डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, और इसे कहते हैं हम इन रेडियस इक्वल टू स्मॉल आर। और ये आर की जो वैल्यू है ना स्मॉल आर की, ये बराबर होती है एरिया ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। सही हो गया इन सर्कल। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या ये पॉसिबल है कि एक ट्राइंगल हो और एक ऐसा सर्कल हो जो उसके तीनों वर्टाइसिस को छूता हुआ निकले। बिल्कुल पॉसिबल है। तो ऐसे सर्कल को हम कहते हैं सर्कम सर्कल। और ऐसे सर्कल का जो रेडियस है इसे कहते हैं सर्कम रेडियस, जिसे डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। और कैपिटल आर कैसे निकालते हैं, ट्राइंगल की तीनों साइड्स का प्रोडक्ट कर दो a इंटू बी इंटू सी और डिवाइड कर दो 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल से, तो आपका सर्कम रेडियस निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारे पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इस केस में जो इन रेडियस होता है ना, इन रेडियस की वैल्यू हो जाएगी a अपॉन 2√3, और जो सर्कम रेडियस है ना उसकी वैल्यू हो जाएगी a बाय √3, ठीक है। तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में। अब अगर किसी भी ट्राइंगल में मैं बोलूँ कि सर्कम रेडियस जो है और जो इन रेडियस है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे बताओ, तो आप कैसे निकालोगे। किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो डिफरेंस होता है सर्कम रेडियस और इन रेडियस के बीच में वो होता है आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू आर इसका अंडर रूट। तो ये होता है डिस्टेंस बिटवीन द सर्कम रेडियस एंड इन सर्कल किसी भी ट्राइंगल के अंदर। अब सपोज करिए कि मुझसे बोल दिया जाए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का केस है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसमें जो सर्कम रेडियस है वो होगा 2 टाइम्स ऑफ इन रेडियस। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा। सपोज करिए कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ये ABCD, और यहाँ पे मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, D पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AB पर, और इसको बोल दिया हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम H, और ये जो AB है ना इसको B नाम दे दिया। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया मैं कैसे निकालूंगा, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो डायगोनल होते हैं ना पैरेललोग्राम के या 4 साइड्स वाले क्वाड्रिलेटरल के, जिनमें साइड्स बराबर हों, एक दूसरे के इक्वल हों और पैरेलल हों, तो ऐसे केसेस में जो डायगोनल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि ये मान लो O है तो AO विल बी इक्वल टू OC एंड BO विल बी इक्वल टू OD। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है कि अगर किसी पैरेललोग्राम में जो एंगल्स हैं सारे के सारे अगर 90 डिग्री हो जाते हैं तो वही पैरेललोग्राम कन्वर्ट हो जाता है एक रेक्टेंगल में, जिसमें सारे एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री, ठीक है, जहाँ पर पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल 90 होते हैं। तो इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, जैसे कि पैरेललोग्राम में होता है ना, बेस इंटू हाइट। अब सारे जितने भी पैरेललोग्राम है ना सबका पेरीमीटर का एरिया सेम होगा, क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B। ये सारे पैरेललोग्राम का पेरीमीटर का फॉर्मूला है, यही रेक्टेंगल के केस में हो। अब सपोज करो एक पैरेललोग्राम ऐसा जिसमें अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल हैं और सारी ही साइड्स आपस में बराबर हैं और सारे एंगल्स उसमें 90 डिग्री हैं, तो ऐसा एक पैरेललोग्राम कह दिया जाता है क्या, स्क्वायर। और स्क्वायर का एरिया आपको पता है साइड इंटू साइड यानी A स्क्वायर, और पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड्स, ठीक है। और स्क्वायर के केस में जो डायगोनल होता है वो होता है √2 टाइम ऑफ साइड, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। अब सपोज करिए कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 साइड्स हैं, चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं एंड पैरेलल हैं, ठीक है। अब सपोज करिए एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल हैं, ठीक है, और सारी साइड्स आपस में इक्वल हैं। सारी साइड्स इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, बट सारे एंगल 90 डिग्री नहीं हैं। ऐसे शेप को हम कहते हैं क्या, रोम्बस, ठीक है। ऐसे शेप को हम कहते हैं रोम्बस। और रोम्बस में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, ठीक है, और डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है।
रोम्बस के केस में क्या होता है ना, ये जो बाइसेक्ट करते हैं ना, ये 90 डिग्री पे करते हैं। जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। और रोम्बस के केस में एरिया जो है वो आप कैसे पता करोगे, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल, यानी पहला डायगोनल इंटू दूसरा डायगोनल। ठीक है, तो इस तरह से आप एरिया ऑफ द रोम्बस पता कर सकते हो। और पेरीमीटर निकालने के लिए 4 इंटू साइड कर दोगे। अब एक चीज़ की सारे के सारे स्क्वायर जो हैं वो रोम्बस हैं, बट सारे के सारे रोम्बस स्क्वायर नहीं हैं। तो ये अंतर आपको ध्यान रखना है। अब सपोज करिए कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है मेरे पास, ठीक है, ABCD, और इसके चारों तरफ मैंने एक रोड बनाने का सोचा है। उस रोड की चौड़ाई जो है वो सब जगह x x x x रहेगी। ठीक है, तो अब मुझे बताओ ये जो फाइनली बन के आएगा फिगर, इसमें सिर्फ इस रोड की अगर मैं एरिया पूछूं आपसे, तो सिर्फ इस रोड का एरिया कैसे निकालोगे आप? तो आप डिराइव कर सकते हो, बट अगर शॉर्टकट में पता करना हो तो 2 टाइम्स ऑफ x, ठीक है, और रेक्टेंगल जो था ये अंदर गार्डन, इसकी लेंथ थी a, ब्रेथ थी b, तो 2x इंटू a प्लस बी एंड प्लस कर दोगे आप 4x स्क्वायर। तो आप डायरेक्टली एरिया ऑफ द पाथ निकाल लोगे रेक्टेंगल के चारों तरफ। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एक रेक्टेंगल था जिसकी पहले जो लेंथ थी वो a थी और ब्रेथ b थी, ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इस लेंथ में x% का चेंज किया और इस ब्रेथ में y% का चेंज किया। तो बताओ अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल में कितने % का चेंज आया होगा? तो हमें पता है कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल किस फॉर्मेट में होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया, यानी a इंटू बी इक्वल टू समथिंग c। तो इस फॉर्मेट में जब भी कोई चीज़ हो ना, तो हम लोग एक चीज़ यूज़ करते हैं मैथ में, प्लस माइनस x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू प्लस माइनस वाई अपॉन 100। ये आपको सीधा परसेंटेज में चेंज निकाल के दे देगा कि उस क्वांटिटी के फाइनल में कितना % चेंज आया है। अगर हमने जो चेंज किया है वो ज़्यादा किया है तो प्लस लेना है, अगर पहले के मुकाबले घटा दिया है डायमेंशन तो माइनस लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। अब हम पढ़ लेते हैं पॉलीगन्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। तो कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर जो होता है रेगुलर, वो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनता है, नंबर ऑफ साइड से मिलकर बनता है। सपोज करिए जैसे ट्राइंगल, स्क्वायर या फिर पेंटागन, ठीक है, या हेक्सागन। तो इस तरह से कोई भी आप रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर लोगे तो उसमें कुछ नंबर ऑफ साइड्स होंगी। ठीक है, तो सपोज करिए नंबर ऑफ साइड्स को अगर हम n से दिखाते हैं, ठीक है, और मैं आपसे पूछ दूं कि किसी n साइड्स वाले फिगर में सम ऑफ द इंटरनल एंगल कितना होगा, सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स कितना होगा ये बताओ। मुझे सिर्फ साइड्स बताई हैं n, तो ये निकालने के लिए मैं कर दूंगा n-2 इंटू पाई। पाई की जगह 180 पुट कर दोगे तो आपका सम ऑफ द इंटीरियर एंगल निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब सेम केस है, मुझे सिर्फ साइड्स ऑफ द पॉलीगन बताई हैं और मुझसे पूछ लिया जाए कि सम ऑफ द एक्सटर्नल एंगल निकाल के बताओ। तो एक्सटर्नल एंगल का सम क्या होता है, कोई भी शेप हो उसमें एक्सटर्नल एंगल हमेशा होता है 2 पाई, यानी 2 इंटू 180 360 डिग्री। ठीक है, अब सपोज करिए मुझसे बोल दिया कि कोई n साइड का फिगर है, कोई फिगर है जिसमें n साइड्स हैं, उसमें हर एक इंटीरियर एंगल जो है वो कितने का है, कितने डिग्री का है वो बताओ। तो ईच इंटीरियर एंगल अगर मुझसे पूछ लिया जाए, ईच इंटीरियर एंगल, तो मैं कैसे बताऊंगा, n-2 पाई डिवाइड बाय n, यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, इसी तरह अगर मुझसे पूछ लिया जाए ईच एक्सटीरियर एंगल बताओ, ईच एक्सटीरियर एंगल, तो मैं कैसे बताऊंगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 2 पाई डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स n। ठीक है, अब मुझसे पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ डायगोनल्स बताओ, कि कोई एक फिगर है जिसमें n साइड्स हैं, तो उसमें हम मैक्सिमम कितने डायगोनल्स बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, n इंटू n-3 डिवाइड बाई 2। ये करने से नंबर ऑफ डायगोनल्स आप निकाल सकते हो। सपोज करिए कि ये एक ट्राइंगल है ABC और इसमें मान लीजिए ये एक इन सेंटर है हमारा, ठीक है, O, और मुझसे पूछ लिया है, मुझे एंगल A दे रखा है और मुझसे पूछ लिया कि एंगल O बताओ कितना होगा। तो एंगल O निकालने के लिए मैं क्या करूँगा ना, अगर O इज़ द इन सेंटर तो मैं बता दूंगा कि एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल A डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हो। अब सपोज करो एक ट्राइंगल है ABC और मुझे बोल दिया कि इसकी साइड AB को एक्सटेंड करो, AC को एक्सटेंड करो, और ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ना, इनके हमने बाइसेक्टर्स बनाए हैं, और वो बाहर जाके O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स हैं। तो अब बताओ मुझे एंगल A अगर पता है तो एंगल O कितना होगा। तो एंगल O निकालने के लिए अब मैं क्या करूँगा, एक्सटीरियर बाइसेक्टर के केस में 90 इंटरनल वाले में हमने प्लस किया था, अब माइनस करेंगे एंगल A/2। तो यहाँ से आप एंगल O निकाल सकते हो। सो ये थी कुछ ट्रिक्स मेंसुरेशन से रिलेटेड, ट्राइंगल्स एंड अलग अलग शेप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। सो आई होप आपको यूजफुल लगी हो। अगर आप एग्जाम में इनका यूज करेंगे तो आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे और आपकी हेल्प हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।